राजनीति में न कोई दोस्त होता है स्थायी और न ही स्थायी दुश्मन। कल तक जिस पूर्व क्रिकेटर को ममता बनर्जी ने गुजरात से लाकर कांग्रेस के दिग्गज अधीर रंजन चौधरी को हराने के लिए अपना ट्रम्प कार्ड बनाया था, अब दावा किया जा रहा है कि वो आज गद्दार हो गया है। क्या आज उसी यूसुफ पठान से सीट खाली करने को कहा जा रहा है? बंगाल से दिल्ली तक फैली इस सियासी चिंगारी की चलिए आपको पूरी कहानी बताते हैं। कहानी शुरू होती है साल 2024 के लोकसभा चुनाव से। पश्चिम बंगाल की बहरामपुर सीट, जो पिछले 5 टर्म से कांग्रेस के कद्दावर नेता अधीर रंजन चौधरी का अभेद्य किला मानी जाती थी। साल 1999 से लगातार 5 बार अधीर रंजन चौधरी बहरामपुर से सांसद चुने गए। उन्हें वहां का बेताज बादशाह कहा जाता था। दिल्ली की संसद में वो कांग्रेस की सबसे बुलंद आवाज थे, नेता विपक्ष थे और बंगाल में ममता बनर्जी की नीतियों के सबसे तीखे आलोचक। ममता के लिए अधीर रंजन को हराना सिर्फ एक सीट जीतना नहीं, बल्कि कांग्रेस के अस्तित्व को बंगाल से मिटाना था। और साल 2024 के लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने वो कर दिखाया, जिसकी कल्पना खुद कांग्रेस ने भी नहीं की थी। साल 2024 में ममता ने वो दांव खेला जिसने सबको चौंका दिया। बहरामपुर सीट पर करीब 52% मुस्लिम मतदाता है। अधीर रंजन के इस मजबूत वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए ममता ने यूसुफ पठान को मैदान में उतार दिया। अधीर रंजन चौधरी चिल्लाते रह गए कि टीएमसी ने उन्हें हराने और वोटों के ध्रुवीकरण के लिए करोड़ों रुपए खर्च करके पठान को पैराशूट से उतारा है। नतीजा ये हुआ कि यूसुफ पठान ने करीब 85,000 वोटों से अधीर रंजन का 25 साल पुराना किला ढहा दिया। ममता का ये दांव सुपर हिट रहा, लेकिन नियति का खेल देखिए। जून 2026 में ही टीएमसी के भीतर एक बड़ा विस्फोट हो गया। बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद टीएमसी के भीतर एक बड़ी उथल पुथल शुरू हो गई। ये दावा किया गया कि ममता बनर्जी अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने और संसद पहुंचने के लिए बहरामपुर की सुरक्षित सीट से उपचुनाव लड़ना चाहती हैं। चर्चाएं उड़ी कि पूर्व कप्तान सौरव गांगुली के जरिए यूसुफ पठान तक इस्तीफा देने का संदेश भिजवाया गया। हालांकि खुद यूसुफ पठान और सौरव गांगुली ने इन खबरों को पूरी तरह से अफवाह बताया। यूसुफ पठान ने साफ कहा है कि ममता बनर्जी या पार्टी के किसी भी नेता ने उनसे इस्तीफा नहीं मांगा है। हेलो दोस्तों, आपसे मैं एक बात शेयर करना चाहता था कि पिछले कई समय से एक न्यूज़ बहुत ही वायरल हो रहा है कि ममता बनर्जी ने यूसुफ पठान से कहा कि बहरामपुर लोकसभा से उनके एमपी पद से रिजाइन कर दे ताकि वो लोकसभा इलेक्शन लड़ सके वहां से। मुझे ममता बनर्जी ने कभी भी ये बात नहीं की। लास्ट मीटिंग भी हुई थी, वहां पे भी उन्होंने मुझे ये बात नहीं की और ना उन्होंने किसी ऑफिशियल पार्टी के किसी लीडर से ये बात कहलवाई। ये बात सरासर गलत है और मुझे दुख होता है कि ऐसी कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है। उसके बावजूद सोशल मीडिया पे और सभी मीडिया हाउस पे ये न्यूज़ पर बातें हो रही है और डिबेट हो रही है। तो मुझे ममता बनर्जी ने या पार्टी के किसी भी लीडर ने अपने एमपी पद से रिजाइन करने के लिए नहीं कहा। हालांकि बात सिर्फ अफवाहों तक नहीं रुकी। टीएमसी में अंदरूनी बगावत चरम पर पहुंच गई, जहां पार्टी के करीब 20 लोकसभा सांसदों के एनडीए को समर्थन देने की अटकलें तेज हैं। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने तो सोशल मीडिया पर यूसुफ पठान को सीधे निशाने पर ले लिया। महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया पर कहा कि अगर यूसुफ पठान अमित शाह के बुलावे पर दिल्ली जा रहे हैं तो उन्हें अपने वोटरों और देश के प्रति जिम्मेदारी याद रखनी चाहिए। महुआ के इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी। वहीं दूसरी ओर इस पूरे विवाद के बीच कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने टीएमसी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि करोड़ों रुपए खर्च करके उन्हें हराने और ध्रुवीकरण करने के लिए यूसुफ पठान को लाया गया था। लेकिन सबसे बड़ा विरोधाभास देखिए, जिस कांग्रेस के खिलाफ ममता ने बंगाल में बगावत की थी, आज राष्ट्रीय स्तर पर टीएमसी खुद को इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा दिखा रही है। हालांकि अधीर रंजन चौधरी की भी सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है और लोग कह रहे हैं कि इस हार के बावजूद अधीर रंजन चौधरी की राजनीतिक निष्ठा पर कोई उंगली नहीं उठा सकता।
राजनीति के इस दौर में जहां ममता बनर्जी के बेहद करीबी रहे शुवेंदु अधिकारी बीजेपी में चले गए और आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बन गए, वहीं अधीर बाबू ने कभी शॉर्टकट नहीं चुना। अगर अधीर रंजन चौधरी को भाजपा में जाना होता तो वो बहुत पहले जा चुके होते। वो मुख्यमंत्री ना सही, दिल्ली की सरकार में बड़े मंत्री तो जरूर बन गए होते। लेकिन जब बंगाल में कांग्रेस शून्य पर थी तब भी उन्होंने बगावत करने के बजाय पार्टी की कमान संभालना स्वीकार किया और अकेले दम पर संघर्ष किया। वो खुद चुनाव हार गए, लेकिन वो आज भी कांग्रेस में हैं। वहीं क्रिकेट की पिच से उठाकर यूसुफ पठान को ममता बनर्जी राजनीति के दंगल में ले आई। बताया जा रहा है कि वो आज गद्दार हो गए हैं। टीएमसी के सांसद क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। माँ माटी मानुष की पार्टी तृणमूल के माध्यम से, दीदी के आशीर्वाद से और अभिषेक के समर्थन से और उनके गाइडेंस से हमारे 29 एमपीज जीत करके आए, सब तृणमूल माँ माटी मानुष के नाम पर। उसमें से एक का देहांत हो गया तो 28 बच गए। इन गद्दारों से मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हें तकलीफ हो रही थी तो तुमने इलेक्शन के बाद ये तकलीफ क्यों जाहिर की? इलेक्शन के पहले करना चाहिए था। और इलेक्शन के बाद अनेकों आरोप लगाए सुखेंदु शेखर ने और रिजाइन कर दिया। उसका आरोप लगा, सही है गलत है वो तो अलग बात हो गया, लेकिन कम से कम उसने एक पॉलिटिकल एथिक्स दिखाया कि वह जिस पार्टी में था, जिस सिंबल के साथ राज्यसभा में एमपी था, उसकी समस्या थी, उसने रिजाइन कर दिया। तुम्हारे में भी अगर पॉलिटिकल एथिक्स है तो तुम भी रिजाइन कर दो उसकी तरह और आ जाओ बीजेपी के टिकट पर लड़ने के लिए। एक स्वतः स्पष्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशन का 10वां नंबर उन्होंने बताया है और इसकी रूलिंग भी है कोर्ट में कि एनडीए एक गठजोड़ है, पार्टी नहीं है। पहली बात तो आपने बताया नहीं कि आपके नंबर कितने हैं, 2/3 हुए या नहीं हुए, नहीं तो आप अभी तक निकाल दिया होता। क्या चिट्ठी आपने स्पीकर को दिया वो बता दिया होता, वो सब चीजें मालूम नहीं। यदि मैं एक मान लूं, आपके झूठ को सच भी मान लूं कि आपके पास 20 है, 21 है, 22 है, तो आपको तो विलय करना पड़ेगा, आपको मर्ज करना पड़ेगा बीजेपी के अंदर। तो क्या बीजेपी के अंदर मर्ज करोगे और आपका वो कार्यकर्ता जो खून पसीना एक करता रहा, कुछ पहली बार बने, कुछ तीसरी बार बने, बहुत सारे एमपी तो चौथी बार बने हैं, क्या उन कार्यकर्ता को जब बीजेपी के गुंडे मारेंगे तो तुम उनके साथ बैठकर उनका समर्थन करोगे? उन कर्मियों को तुम मार दे खाते हुए देखोगे? इस प्रकार की गद्दारी, जिस थाली में खाया उसी में छेद। तो कम से कम कुछ शर्म करो। बीजेपी में जाना है तो बोलो, तुम तो वैसे ही भूपेंद्र यादव के यहां थे, शुवेंदु अधिकारी वहां बैठा हुआ था, और तुम किस चीज का इल्जाम लगा रहे हो? करप्शन का। अरे जिस आदमी को कैमरा पर देखा गया, नरेंद्र मोदी ने भाषण से बोला, क्या लाए हो, पैसा लाए हो, लाओ लाओ लाओ, कुछ इधर रखा, कुछ इधर रखा, ये नरेंद्र मोदी का है, मेरा नहीं है। उसको तुमने उधार का सिंदूर अपने मांग में बीजेपी और आरएसएस बना करके 5 लाख का ब्राइब लेता हुआ, रिश्वत लेता हुआ देखा गया। उस उधार के सिंदूर को तुमने आरएसएस और बीजेपी ने अपने मांग में सजा लिया। तुमने तो ऐसे उधार का सिंदूर अपनी मांग में उड़ीसा में, बंगाल में भी किया, असम में भी किया। तो तुम किसकी बात करते हो? तुम में जरा भी गैरत है, तुम में जरा भी मोरालिटी है, तुम्हारे में जरा भी प्रॉपराइटी है तो खड़े होकर के बोलना कि हम तृणमूल के नहीं हैं। और तृणमूल के कार्यकर्ता अगर तुम्हारे क्षेत्र में मार खाएंगे तो ये कल्याण दा है, इनके नेतृत्व में हम वहां जाएंगे, उनके साथ खड़े होंगे, क्योंकि गद्दारी नहीं करते। और जब वक्त ये ऐसा आया हुआ हो, जब हमें हराया गया, हम हारे नहीं बंगाल में, हमें हराया गया, सब कोई मिलकर के हराया। केवल 32 लाख का अंतर था। उस 32 लाख में 27 तो एजुकेशन का था, ऊपर 6-7 लाख लोग को अलग से वोट में डाला गया। इसलिए यह ना समझे बीजेपी, जिस प्रकार से झूठे वादे किए थे कि अगले महीने से 3,000 रुपया देंगे, 12-12 कागज का फॉर्म दिया हुआ है। सो याद रखना, भागने वाले भगौड़ों, गद्दारों, वो डीए भी नहीं मिला, उसका 31 तारीख तक, दिसंबर तक डेट मांग लिया है। याद रखना कि 29 के अंदर साफ हो जाएगी बीजेपी, केंद्र में भी साफ होगी और बंगाल में भी साफ होगी। तो क्रिकेट की पिच से राजनीति के अखाड़े में आए यूसुफ पठान क्या दीदी के साथ बने रहेंगे, या फिर बंगाल का ये सियासी खेला
टीएमसी के लिए ही भारी पड़ने वाला है, ये देखना दिलचस्प होगा।